जुमा है और अप्रैल की 18 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। 1971 पर मुआफी, $4 अरब और पाकिस्तानियों की वापसी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खारिजा सेक्रेटरीज की मुलाकात में क्या हुआ? পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের এখন যে সম্পর্ক, এই সময়টাতে এই বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য একটা উপযুক্ত সময়। 1970 সালে নভেম্বরে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়, शहरग में कोई गैर मुल्की चीज कैसे हो सकती है? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान पर इंडिया का रद्द-ए-अमल। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. See, how can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. यमन की अहम बंदरगाह पर अमेरिकी फौज का हमला, 33 अफराद हलाक। हमास ने इसराइल की जंग बंदी की पेशकश को बाज़ाबिता तौर पर मुस्तरद कर दिया। The partial agreements used by Netanyahu and his government are a cover for his political agenda based on the continuation of war, genocide and starvation, even if the price is sacrificing all of his own prisoners. बरतानिया में पुलिस का मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन। हम रॉचडेल में एक छापे पर हैं, ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स के डेनिस के साथ साथ। टूटी विंड स्क्रीन्स, डेंट पार्ट्स की दुगनी कीमतें और एडवांस बुकिंग। इस्लामाबाद में यालाबारी के बाद क्या हुआ? इस्लामाबाद में होने वाली यालाबारी के बाद दर्जनों गाड़ियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। सोशल मीडिया पर तबाहशुदा गाड़ियों के शीशे, धसी हुई छतें और यालाबारी की वीडियोस वायरल हो रही हैं। जहां शहरी इस कुदरती आफत पर हैरान हैं, वहीं अब मैकेनिक्स की वर्कशॉप्स का रुख कर रहे हैं। चले आए हम भी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का रुख करते हैं और इन मैकेनिक से जानते हैं कि इन गाड़ियों की मरम्मत पर कितना खर्चा आ रहा है। और देखिए इंडिया के ज़ेरे इत्माम कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर इंसानी एम्बुलेंसेस। I hope you will stay inbounds because it's a considerable avalanche threat today. और नारियल में पानी कैसे भरता है, जानिए कुदरत के इस मौजज़े का राज। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने जुमेरात को ढाका में बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन से बाज़ाब्ता मुलाकात की है। इसके अलावा आमना बलोच ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनस और मुशीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। 15 बरस बाद होने वाली खारजा सेक्रेटरीज की इस पहली बाज़ाब्ता बातचीत में दोनों ममालिक के दरमियान गैर हल शुदा तारीखी मसाइल के साथ साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ है। पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात के बाद जासिमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 में अलहदा होने के बाद वाजबात की मद में $4.32 अरब भी मांगे हैं। इसके अलावा ढाका ने पाकिस्तान से 1971 की जंग के मुबैना मुजालिम पर बाज़ाब्ता माफ़ी मांगने का मामला भी उठाया है। सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की अपने वतन वापसी, जबकि 1970 के तूफान के मुतासरीन के लिए भेजी गई गैर मुल्की इमदाद की मुंतकली का मुतालबा भी किया है। এই সময়টাতে এই বিষয়গুলো সমাধান করার জন্য একটা উপযুক্ত সময়। 1970 সালে নভেম্বরে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয়, সেখানে বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্র এবং এজেন্সি $200 মিলিয়ন সমপরিমাণ অর্থ দান করেছিল। সেটারও আমরা এই বৈঠকে হিস্সা দিয়েছি। साफियों के इस सवाल पर कि क्या बांग्लादेश अब इंडिया की बजाय पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखता है, सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन ने कहा कि अगर बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर कायम रखना है तो इसके लिए मसाइल हल करना ज़रूरी है। सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन के मुताबिक बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी समेत सकूत ढाका से कबल गैर मुनकसम पाकिस्तान की दौलत की मुनसिफाना तकसीम और 1970 में तूफान के मुतासरीन के लिए आने वाली गैर
मुल्की इमदाद की ट्रांसफर का मामला उठाया है। অনুযায়ী 4,000 মিলিয়ন ইউএস ডলার আর আরেকটা হিসেবে বলা আছে 4.32 বিলিয়ন। আমরা আজকে আলোচনায় এই ফিগারটাই বলেছি। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে যে 1970 সালে নভেম্বরে যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় হয় সেখানে বিভিন্ন বিদেশি রাষ্ট্র এবং এজেন্সি 200 মিলিয়ন ইউএস ডলার সমপরিমাণ অর্থ দান করেছিল। সেটারও আমরা এই বৈঠকে হিস্সা চেয়েছি। उनका कहना था कि बांग्लादेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों में से कुछ बांग्लादेश में ही रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान लौटना चाहते हैं। उनके मुताबिक बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद 3,24,447 है। जासमुद्दीन का दावा था कि पाकिस्तान की जानिब से इन मामलात पर बातचीत करने के बारे में कहा गया है। এবং আমাদের প্রত্যাশা সামনে যে সমস্ত এঙ্গেজমেন্ট হবে, যে সমস্ত বৈঠক হবে, সেগুলোতে আমরা এই বিষয়টা হয়তো সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করার একটা সুযোগ পাবো। আর আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন, जासमुद्दीन ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तसलसल को पेश नज़र रखते हुए अब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। 2012 के बाद ये किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा होगा। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एलामिया में इन मामलात का जिक्र मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती, तालीमी और स्ट्रेटजिक यानी तज़वीराती ताउन पर तबादला ख्याल किया है। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने बाकायदगी से इदारा जाती बातचीत, ज़ेर इल्तवा मुआहदों की जल्द हतमी शक्ल और तिजारत, ज़राअत, तालीम और राब्तों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से अपनी ज़री यूनिवर्सिटियों में तालीमी मौक़े फ़राहम करने की पेशकश की, जबकि बांग्लादेश की जानिब से भी माहीगीरी और मैरी टाइम स्टडीज़ में तकनीक की तरबियत फ़राहम करने की पेशकश की गई है। पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी का यह दौरा कितना अहम है और ताल्लुकात में बहाली किस हद तक मुमकिन है और इंडिया का इस सारी सूरत हाल पर क्या रिस्पॉन्स होगा, हम जानते हैं किंग्स कॉलेज लंदन से मुंसलिक डॉक्टर आयशा सिद्दीका से। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मरासिम थे पाकिस्तान के, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, जमात इस्लामी के साथ लिंक्स हैं। उससे पहले हमने इब्तिसाम इलाही ज़हीर जो है मौलाना, उनको भी भेजा। तो वो ट्रेडिशनल ताल्लुकात। ट्रेड की बात तो देखिए, हमारे पास उनको देने के लिए राइस है और उनके पास हमें देने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स हैं। उनको भी ज़ाहिर है मार्केट की तलाश रहेगी, क्योंकि अमेरिकन टैरिफ के बाद तो मार्केट हर कोई देख रहा है। इसके अलावा कोई वैल्यू एडेड काम तो दोनों मुल्क कर नहीं रहे। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान कितना तोड़ने में कामयाब हो जाएगा, इस वक्त एक बहुत क्राइसिस चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और ज़ाहिर है एक तलख़ी है, शेख हसीना को पनाह दी हुई है, और वो मांग रहे हैं, ढाका जो है वो मांग रहा है हिंदुस्तान से। लेकिन बात यह है कि उनकी एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है, एक तो इंडिया एक बड़ी मार्केट है कंपेयर्ड टू पाकिस्तान, और फिर ये है कि उनकी इकोनॉमिक एक डिपेंडेंस है। एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया। तो आज नहीं, कल नहीं, परसों के दिन में कुछ ना कुछ ताल्लुकात जो हैं उनके, ये नहीं कि वो हिंदुस्तान से टोटली बिगाड़ रखें। दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। एक तो ये है कि मेरे ख़्याल में जो इतने ज़माने जो हिंदुस्तान ने समझा नहीं, वो ये कि जो अर्जेंट मामला, पाकिस्तान जो है वो वैसे भी एक तरह से अगर अवामी लीग के आप सपोर्टर ना हो, तो जो बाकी बांग्लादेश है उसके लिए जो इमीडिएट मसला है वो हिंदुस्तान है। जैसे कि वो सिटीज़न एक्ट नया जो किया, उसने बांग्लादेशियों बहुत नाराज़ हुए। बल्कि ये कि शेख हसीना जब गई थी इंडिया, तो उन्होंने उनको जाके कहा कि भाई ये मत करो, ये सिटीज़न्स एक्ट बांग्लादेशी में कि मेरी सपोर्ट बेस जो है वो ख़राब होती है और बांग्लादेशी उससे बहुत दुखी हैं। सो ये मसले मसाइल तो हैं। और एक
जिसे कहते हैं ना कि एक जनरेशनल चेंज ज़ाहिर है बांग्लादेश में भी है, जिसकी वजह से वो आर्म ट्विस्टिंग जो है वो जो नई नस्ल है वो पसंद नहीं करती। ये इशू है। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि बांग्लादेश के अंदर भी एक जो एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियोसिटी, कंजर्वेटिज्म बहरहाल बड़ा है। और वो जो एक डिवाइड, एक जो पहले ताल्लुकात एक बहुत ही एक सीमलेस सा कनेक्शन था, वो अब हिंदुस्तान के साथ नहीं रहा। और अगर हिंदुस्तान ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया बांग्लादेश को, तो उनके बिल्कुल फायदे में नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ कितने ताल्लुकात देखें, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम ट्रेड करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री जो ट्रेनिंग, जो प्रोग्राम्स पहले थे वो दोबारा से रिवाइव हो गए हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है, पहले भी बांग्लादेशी ऑफिसर्स आते थे। लेकिन दरमियान में जो मतलब कि एक पॉइंट पे मेरे ख्याल में मोहम्मद यूनुस ने भी कोई तस्करा जरूर किया कि भाई पाकिस्तान को चाहिए कि अपोलोजाइज करे 1971 के लिए। वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज का तो कोई बिल्कुल मूड नहीं लगता कि अपोलोजाइज करने का 1971 के लिए। तो एक तो वो उनके और हमारे दरमियान में एक रिफ्ट रहेगी। दूसरा, हमारे यहाँ पीपल टू पीपल जो है ना जी, हमारे यहाँ पीपल टू पीपल के नाम पे सिर्फ रिलीजियस राइट के आपस में कनेक्शन है। और रिलीजियस राइट ही है जो कि बंगालियों को पाकिस्तान में एक जैसा शहरी समझती है। ना तो हमारे यहाँ स्पेशली पंजाब में आज के दिन भी 71 में भी और 60 की दिहाई में भी आप उनको काला और नाटा समझते थे। अब भी वो बायसेस जो हैं वो आपके अपने यहाँ बायसेस हैं इतनी आपस में, तो बंगाली तो दूर रह गए। फिर ये कि बंगाली एक मुख्तलिफ लैंग्वेज है, ना हमारे यहाँ कभी पढ़ाई गई यूं फॉर्मली, ना हम समझते हैं। मैं समझती हूँ, और ये बात कुछ दोस्तों से, लेफ्ट के दोस्तों से जो समझते हैं कि जी इकट्ठे हो सकते हैं, मैंने कहा भाई बात ये है कि बिल्कुल आप होंगे, लेकिन ये बहुत टैक्टिकल, मिलिट्री टू मिलिट्री, स्टेट टू स्टेट एंगेजमेंट है, पीपल टू पीपल तो है नहीं। और वो जो बायसेस हैं, आप पाकिस्तान, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान और स्पेशली पाकिस्तानी पंजाब जो है, वो अगर सिविलाइजेशनली किसी के साथ कनेक्ट करता है तो वो नॉर्थ इंडिया, पंजाब वगैरह के साथ करता है। बंगाल और बांग्लादेश के साथ तो बिल्कुल नहीं करता। तो वो मसाइल जो हैं, सो देयर लिमिटेशंस टू द रिलेशनशिप। सरकारी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सोसाइटल लेवल पे उतनी ही दूरी है जितनी हमारी और चीन की दूरी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन 2025 में अपने खिताब के दौरान ये कहा गया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, जिस पर इंडिया के दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल का कहना था कि शहरग में कोई गैर मुल्की चीज़ कैसे हो सकती है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंडिया के दफ्तर खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिताब से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा कि कश्मीर इंडिया का एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है और इंडिया का एक अहम हिस्सा भी। पाकिस्तान के साथ इसका वाहिद ताल्लुक उस मुल्क की तरफ से गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों को खाली करना है। See, how can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. So this is my response to your question. कृष्ण मोहन जी। वाज़ेह रहे कि कश्मीर का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम इसे नहीं भूलेंगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे जो इंडिया के कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir.
पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन 2025 में ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम को अपने मुल्क की कहानी अपने बच्चों को सुनानी चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की कहानी को ना भूलें। कश्मीर का जिक्र करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम इसे नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे जो इंडिया के कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. उनका मजीद कहना था कि हमारे आबाओ अजदाद समझते थे कि हम जिंदगी के हर शोबे में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब अलग है, हमारे रस्म और रिवाज अलग हैं, हमारी सकाफत अलग है और हमारी सोच अलग है, हमारे अज़ाइम मुख्तलिफ हैं और ये दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी। पाकिस्तानी फौज के सरबराह का ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग ने दो कौमी नजरिए की वकालत की जिसके मुताबिक बर्रे सगीर पाको हिंद के हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग लोग हैं। पाकिस्तान का मुतालबा उसी बुनियाद पर किया गया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि हम दो मुल्क हैं, हम एक मुल्क नहीं हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने अपने खिताब में इंडियन फौज का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि मुल्क में जो भी छोटी मोटी दहशतगर्दी हो रही है और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं आएगी, उन्हें अब मेरी बात साफ सुननी चाहिए। क्या आपको लगता है कि दहशतगर्द हमारे मुल्क की तकदीर हमसे छीन सकते हैं? They are mostly propagating that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम ज़राए इब्लाग का कहना है कि जुमेरात के रोज़ मगरबी यमन में रासी ईसा नामी एक अहम बंदरगाह पर अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 33 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें मुतअद्दिद पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। अमरीकी फ़ौज के इस हमले को ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों पर हमले के आगाज़ के बाद से अब तक का महलिक तरीन हमला करार दिया जा रहा है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने यमन के अल मसीरा टीवी का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी फ़ौज के मुताबिक इन हमलों का मकसद हौसी जंगजुओं को ईंधन फराहम करने वाले एक बड़े जरिए को तबाह करना था। इस हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। पेंटागन ने फौरी तौर पर हौसियों की जानिब से हलाकतों की तादाद पर किसी भी किस्म का तबसरा नहीं किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इन हमलों का मकसद हौसियों की ताकत के मुआशी ज़राए को कम करना था जो अपने हम वतनों का इस्तेसाल कर रहे हैं और उन्हें शदीद तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने गुज़िश्ता माह हौसी जंगजुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू करते हुए कहा था कि हौसियों के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक वो बहरा अहमर से गुजरने वाले माल बरदार बहरी जहाज़ों पर अपने हमले बंद नहीं करते। नवंबर 2023 से अब तक हौसी जंगजुओं ने आबी गुजरगाह से गुजरने वाले माल बरदार बहरी जहाज़ों पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं और ऐसा करने की वजह बयान करते हुए उनकी जानिब से कहा गया है कि वो यानी हौसी गजा की जंग के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। ताहम गजा में 2 माह की जंग बंदी के दौरान हौसियों की जानिब से इस अहम आबी गुजरगाह का इस्तेमाल करने वाले किसी भी माल बरदार बहरी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया था। That Chang Guang Satellite Technology Company Limited is directly supporting Iran-backed Houthi terrorist attacks on U.S. interests.
Their actions and Beijing's support of the company, even after our private engagements with them, is yet another example of China's empty claims to support peace. अगरचे उन्होंने गुज़िश्ता माह गज़ा पर इसराइल के हमले की तजदीद के बाद दोबारा हमले शुरू करने का अहद किया था, लेकिन इसके बाद से उन्होंने किसी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी अफवाज की जानिब से जुमेरात के रोज़ होने वाला ये हमला जनवरी में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद मशरिक़ वुस्ता में हौसी जंगजुओं पर होने वाले हमलों में से मौलिक तरीन हमला था। جثث الشهداء المتفحمة إثر غارات العدو الأمريكي. हमास ने इसराइल की ताज़ा तरीन जंग बंदी की पेशकश को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो फौरी तौर पर एक मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जिसके तहत जंग के खात्मे और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बाकी तमाम यरगमालियों की रिहाई होगी। हमास की जानिब से मुज़ाकरात की सरबराही करने वाले खलील अल हया ने एक वीडियो बयान में कहा कि हम ऐसे जुज़वी मुआहदों को कबूल नहीं करेंगे जो नेतन्याहू के सियासी एजेंडे को पूरा करें। The partial agreements used by Netanyahu and his government are a cover for his political agenda based on the continuation of war, genocide and starvation, even if the price is sacrificing all of his own prisoners, and we will not take part in implementing this policy. वाज़ेह रहे कि 59 यरगमाली अभी भी हमास की कैद में हैं, जिनमें से 24 के बारे में ये ख्याल जाहिर किया जाता है कि वो जिंदा हैं। हमास की जानिब से जिस इसराइली जंग बंदी की पेशकश को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद किया गया है, उसमें 10 यरगमालियों की रिहाई के बदले 45 दिन की जंग बंदी शामिल है। इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वज़ीर ख़जाना बेज़ल ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हमास पर जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएं। हमास के ओहदेदारों ने इस हफ्ते के अवाइल में BBC को इशारा दिया था कि वो इस मंसूबे को मुस्तरद कर देंगे। हमास की जानिब से जारी होने वाले बयान में खलील अल हया की जानिब से कहा गया है कि नेतन्याहू और उनकी हुकूमत जुज़वी मुआहदों को अपने सियासी एजेंडे की आड़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बुनियाद कत्ल व गारतगरी और जंग जारी रखने पर है, भले ही इसकी कीमत उनके तमाम कैदियों यानी यरगमालियों की कुर्बानी क्यों ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि हमास इसराइल की जानिब से जेलों में बंद फ़लस्तीनियों की मुत्तफ़िका तादाद के साथ तमाम यरगमालियों के तबादले के मुआहदे पर फौरी तौर पर बातचीत करने और जंग के खात्मे के लिए तैयार है। इससे कबल हमास की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वो जंग के खात्मे के लिए मजमूई मुआहदे पर गौर करेगी, लेकिन फ़रीक़ैन किसी भी किस्म के मुआहदे के करीब नहीं है। इसराइल हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म और उसे तबाह करना चाहता है। ताहम ऐसे में गज़ा के दर्जनों शहरी फ़ज़ाई हमलों में रोज़ाना हलाक हो रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई इंसानी इमदाद उस पट्टी में दाखिल नहीं हो रही है। गज़ा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इसराइल के हालिया हमलों में कम अज़ कम 37 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर बेघर होने वाले शहरी थे जो एक खैमा बस्ती में पनाह लिए हुए थे। अल मवासी में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक ताकतवर धमाके के बाद खैमों में आग लग जाने से बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं। एक शख्स ने BBC के गज़ा लाइफलाइन प्रोग्राम को बताया कि मैं बाहर गया और देखा कि मेरे साथ वाला खैमा आग की लपेट में है। इसराइली फ़ौज ने इस ताज़ा सूरत हाल पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो इन हमलों की इतलात का जायज़ा ले रही है। इससे कबल इसराइल ने फ़लस्तीनियों से कहा था कि वो गज़ा के दीगर हिस्सों से अलमूसी मुंतकिल हो जाएं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान होने वाले हमलों में दहशतगर्दों के 100 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें दहशतगर्दों के ठिकाने, फौजी ढांचे और हमास के ज़ेर इस्तेमाल दीगर इमारतें शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि इमदाद की कोई कमी नहीं है और वो 1 मार्च को लगाई गई नाकाबंदी को बरकरार रखेगा ताकि हमास पर बाकी यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डाला जा सके। ताहम 12 बड़े इमदादी ग्रुपों के सरबराहों का कहना है कि गज़ा में इंसानी इमदाद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वाज़ेह है कि हमास और इसराइल के दरमियान ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को उस वक्त शुरू हुई जब हमास ने इसराइली सरहदी इलाकों पर हमला किया, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक और 251 अफराद को यरगमाल बनाया गया। हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की वजारत सेहत के मुताबिक हमास के खिलाफ इसराइली फ़ौजी कार्रवाई में कम अज़ कम 51,000 अफराद हलाक हुए हैं।
برطانیہ میں پولیس منظم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے جو برطانیہ کی ہائی اسٹریٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں. ان میں حجام کی دکانیں اور چھوٹے اسٹورز شامل تھے جن پر شبہ تھا کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں جیسے کہ انسانی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ کی آڑ میں چل رہے ہیں. دیکھیے BBC کے UK کے ایڈیٹر ایڈ تھامس کی یہ خصوصی رپورٹ. ہم راچڈیل میں ایک چھاپے پر ہیں گریٹر مینچسٹر پولیس اور ٹریننگ سٹینڈرڈز کے ڈینس کے ساتھ ساتھ. یہ لوگ ایک طرح سے ہماری ہائی اسٹریٹ پر قابض ہو رہے ہیں. ڈینس کا کہنا ہے کہ کچھ کاروبار تیزی سے پھل پھول رہے ہیں. ایک ہی قطار میں 5-6 باربر شاپس یہ ہر جگہ کھلتی جا رہی ہیں. ان میں سے زیادہ تر ایرانی، عراقی، کردستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ان کا پہلا چھاپا ہائی اسٹریٹ کی ایک منی مارٹ پر. کتا اشارہ کر رہا ہے وہاں کچھ ہے. چند سیکنڈ میں ہی یہاں ہزاروں کی مالیت کے غیر قانونی سگریٹس ڈھونڈ لیے. ہم اس دکان پر ہفتے بھر روزانہ چھاپا مار سکتے ہیں اور پھر بھی سامان ملے گا. ڈینس کے مطابق صرف راچڈیل میں ایسی 20 دکانیں موجود ہیں. 2, 3, 4, 5, 6. یہ پوری ہائی اسٹریٹ پر چھائی ہوئی ہیں اور بہت سی دکانوں میں متعدد خفیہ خانے ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھپانے کی جگہیں ہیں. یہ دکانیں خاص طور پر اس کام کے لیے بنائی گئی، غیر قانونی تمباکو کی فروخت کرنے کے لیے. لیکن یہ ایک بہت بڑی تصویر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. ہم نے انگلینڈ بھر میں ہفتوں تک چھاپہ مار کارروائیوں میں گزارے اور ایک طرح کی کہانیاں سنتے رہے. کیا یہاں غیر قانونی تمباکو فروخت ہوتا تھا؟ مشتبہ ٹیکس چوری، منشیات کی فروخت اور منی لانڈرنگ ہماری ہائی اسٹریٹس پر. یہ غیر قانونی کاموں کا ایک بڑا گڑھ ہے. اور راچڈیل کی منی مارٹ سے لے کر شروزبری کی باربر شاپس تک ہمارے پاس اس ایڈریس کا سرچ وارنٹ ہے. اپنی چھاپہ مار کارروائی کے 9ویں دن ڈیٹیکٹیو انسپیکٹر ڈین فین آج وہ 6 باربر شاپس کے اندر گئے ہیں. یہ یقیناً ایک چھپانے کی جگہ ہے. وہ منی لانڈرنگ کے ثبوت اور نقدی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ کچھ کاروباروں کے اعداد و شمار آپس میں میل نہیں کھاتے. یہ باربر شاپس مہینے میں کتنی کمائی کرتی ہیں؟ عام طور پر 1.5 لاکھ پاؤنڈ ماہانہ. کیا آپ کی انٹیلیجنس یہی بتاتی ہے؟ نہیں، جب آپ CCTV اور دکان میں آنے والے گاہکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اتنی تعداد میں گاہک نہیں آتے جس سے یہ اتنی رقم کما سکیں. اور دوسری جگہوں کی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ بلز کو جمع نہیں کرایا جاتا. انہیں قانونی کارروائی کے لیے نوٹس مل رہے ہیں ادا کرنے کے لیے عام بلز، اور یہ ادا نہیں کیے جا رہے، ہزاروں کی تعداد میں. اور پھر انسانی قیمت بھی ہے. پولیس کمرے کمرے کی تلاشی لے رہی ہے. یہ ایک خرگوش کے بل کی طرح ہے. یہ سب باربر شاپس کے اوپر ہے. یہاں پولیس نے ہمیں بتایا کہ بہت سے باربر شاپس پناہ گزینوں سے چلائی جا رہی ہیں. کچھ غیر قانونی طور پر کام کر رہے ہیں جو استحصال کا شکار ہیں. بہت سے غیر قانونی تارکین وطن، وہ لوگ جن کے پاس کام کا ویزا نہیں ہوتا. جی ہاں، اس وقت زیادہ تر باربر شاپس کرد نسل کے لوگ چلا رہے ہیں. واپس راچڈیل میں ڈینس کو سچائی تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. آپ یہاں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ 2 دن 3 دن. حالانکہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بھی دیکھا تھا. مالک کون ہے؟ میں نہیں جانتا. آپ مالک کو نہیں جانتے؟ یہ شخص ایک عراقی کرد 4 سال پہلے برطانیہ آیا ہے. آپ کا ویزا اسٹیٹس کیا ہے؟ کام کر سکتے ہیں؟ امیگریشن افسران کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسے اب تک پناہ نہیں ملی لیکن اسے کام کرنے کی اجازت ہے. خطرہ یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ان کاروباروں کے پیچھے کون ہے، کیونکہ ملازم تک کو مالک کا پتہ نہیں ہوتا. کچھ منی مارٹس پر پولیس کو آتے دیکھ کر عملہ دکانیں چھوڑ کر چلا گیا. یہ دکان مکمل طور پر خالی ہے. ایسے لگتا ہے کہ کاؤنٹر پر کوئی موجود نہیں ہے. سڑک کے پار بھی یہی کہانی. اس شخص کو ان دونوں عمارتوں میں دیکھا گیا جن پر غیر قانونی سگریٹ فروخت کرنے کا شبہ ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کام نہیں کرتے. ایک شاپ کے باہر وہ ہنستا ہوا ہمارے پاس آیا. کیا یہ آپ کے لیے صرف ایک مذاق ہے؟ مجھے نہیں معلوم. آپ جانتے ہیں پولیس وارنٹ لے کر آئی ہے. میں نے آپ کو اندر جاتے دیکھا ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس کا آنا سنجیدہ معاملہ ہے؟
یہ لوگ ہنستے اور مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم پھر آ گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے منظم ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی زیر قیادت یہ کارروائی اپنی نوعیت کی پہلی تھی، لیکن اب تک صرف 10 دکانوں کو بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں، یہ رنر ہے، اس کا بیگ تمباکو سے بھرا ہوگا۔ اور اکثر وہ جگہیں جہاں ہم گئے پولیس کے جانے کے چند منٹ بعد ہی دوبارہ کھل گئیں۔ یہ ہمارے عملے کے لیے مایوس کن ہو سکتا ہے جب آپ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر سامان دوبارہ پہنچ چکا ہے۔ منشیات، منی لانڈرنگ اور انسانی اسمگلنگ سب بڑھتے ہوئے خدشات ہیں۔ اب چیلنج یہ ہے کہ ان بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہوں کو بے نقاب کیا جائے جو ہماری مشکلات کا شکار ہائی اسٹریٹ سے دولت کما رہے ہیں۔ ٹوٹی ونڈ سکرینز، ڈینٹ، پارٹس کی دگنی قیمتیں اور ایڈوانس بکنگ۔ اسلام آباد میں ژالہ باری سے تباہ گاڑیوں کے متاثرین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس بارے میں جانیے نازش فیض سے۔ کل اسلام آباد میں ہونے والی یالہ باری کے بعد درجنوں گاڑیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر تباہ شدہ گاڑیوں کے شیشے، دھسی ہوئی چھتیں اور یالہ باری کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ جہاں شہری اس قدرتی آفت پر حیران ہیں، وہیں اب مکینکس کی ورک شاپس کا رخ کر رہے ہیں۔ چلے آئیں ہم بھی اسلام آباد کی مختلف ورک شاپس کا رخ کرتے ہیں اور ان مکینک سے جانتے ہیں کہ ان گاڑیوں کی مرمت پر کتنا خرچہ آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان شہریوں سے بھی جانتے ہیں کہ کیا وہ اس مالی نقصان کے لیے تیار تھے۔ کل جب یہ بارش وغیرہ ہوئی، اولے وغیرہ پڑے، تو آپ کی گاڑی کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ E11 میں تھی، میرے بیٹے کا وہاں آفس ہے تو باہر کھڑی ہوئی تھی، اور اتنے اولے اتنے زیادہ تیز تھے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی تباہی دیکھتا رہا، لیکن وہ بچا نہیں سکے اس کو۔ میں پنڈی گیا، اسکرین میں نے رات کو بک کرائی، رات کو 14,000 کی تھی، اب 16,000 کی بھی نہیں دے رہے مارننگ میں، اور رات کو جب میں نے ان کو 14,000 کا کہا تو انہوں نے کہا جی اسی وقت آپ پیسے ٹرانسفر کریں تاکہ آپ اسکرین بک کر لیجیے، ورنہ صبح کو آپ کو نہیں ملے گی۔ گاڑی کے بارے میں بتائیں، کتنا نقصان ہوا ہے؟ کافی نقصان ہوا ہے، بیک جو ہے نا شیشہ یہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اور اشارے وغیرہ پیچھے کے اور آگے کے سائڈ گلاس دونوں وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ چھت پہ بھی جو ہے نا سارا ڈینٹ وغیرہ پڑ گئے ہیں۔ آئے ہوئے ہیں ابھی جو ہے نا میکینک کے پاس، بہت مہنگے دے رہے ہیں ابھی جو ہے نا، تو ریٹ سارے زیادہ ہائی ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر جو 10,000 کا مل رہا تھا تو اس کا 15,000 18,000 ایسے ہی لگا رہے ہیں۔ کل جو پتہ کیا تھا اس ٹائم تو وہ 13,000 کا بتا رہے تھے، ابھی وہی سکرین 18,000 پہ چلی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں مل بھی نہیں رہی ہے۔ اندازاً ابھی جو موٹا موٹا اسٹیمیٹ لگایا ہے تو وہ تقریباً 70,000 سے 80,000 روپے کا وداؤٹ ڈینٹنگ۔ یار تقریباً صبح سے 8-9 گاڑی آیا ہوا ہے صبح سے، اس کو ٹائم دیے ہوئے بقایا ادھر پارکنگ میں لگایا ہوا ہے۔ چھوٹی گاڑی پہ کتنا نقصان کا بھی آپ نے تخمینہ لگایا اور بڑی گاڑی پہ کتنا نقصان کا بھی آپ نے لگایا؟ مطلب تقریباً 60 سے 80,000 تک خرچہ آ جاتا ہے۔ اس میں شیشے بھی ہے فرنٹ اور پچھلا، اور جو ہمارا ڈرائی کا کام ہے وہ بھی ہے اس میں۔ نارمل گاڑی کا جو پہلے شیشہ تھا کم سے کم 8 سے 12,000 روپے کا تھا، وہی شیشہ ابھی 15 سے 20,000 روپے پہ پہنچ گئی۔ میران کا 3,000 سے 3,500 کا تھا، اب 5,500 روپے پہ پہنچ گئی۔ سامعین، یورپ، وسطی ایشیا اور انڈیا سے ہزاروں سیاح ہر سال سردیوں میں اسکیئنگ کے لیے کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں گلمرگ وہ واحد جگہ ہے جہاں سیاح اسکی کر سکتے ہیں، لیکن پہاڑوں پر اسکیئنگ کا شوق کبھی کبھی غیر ملکیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح کے حادثات ریسکیو ٹیموں یا انسانی ایمبولینسوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ وہ ہر سال 100 کے قریب لوگوں کو بچاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ساتھی شفاعت فاروق کی یہ رپورٹ۔ I hope you will stay inbounds because it's a considerable avalanche threat today. سب سے پہلے بڑی خبر شمالی کشمیر کے سیاحتی مقام گلمرگ سے آ رہی ہیں، جہاں پر کھلن مرگ علاقے میں برفانی تودے کی زد میں کئی شکار آئے ہیں، جبکہ ایک شکار کی موت ہوئی ہے۔ گلمرگ سکی ریزارٹ جو ہے یہ پورے ورلڈ میں فیمس سکی ریزارٹ ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں فارنر سکینگ کے لیے آتے ہیں، ڈومیسٹک کی بات ہی نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال سے ہمارے یہاں 30 کیجویلٹیز ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا شام جی، آل ویل، بہت بہت دھنیہ واد آپ سب ساتھیوں کا۔
मेरा नाम महराजुद्दीन डार है। मैं गुलमर्ग की पेट्रोल टीम का एक मेंबर हूँ। मैं पिछले 20 साल से इसकी पेट्रोलिंग टीम में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास वानी है। मैं गुलमर्ग की पेट्रोल का एक मेंबर हूँ। पिछले 12 साल से मैं गुलमर्ग की पेट्रोल के साथ काम कर रहा हूँ। सिकी पेट्रोलिंग जो है ये बहुत ही टफ जॉब है। सिकी पेट्रोलिंग के लिए पहले आपने एक्सट्रीम स्कीयर बनना है। ये जो स्नो यहाँ पड़ता है ना, ये इस स्नो पे स्कीइंग या स्नो बोर्डिंग बहुत तेज़ दौड़ती है, बहुत तेज़। जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं, किसी जगह पे किसी की इंजरी होती है तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं। हर साल हम मोर देन 50 रेस्क्यूज करते हैं। ये जो पेशेंट है इसकी स्टिक्स कहाँ है? आज तक जितने भी हमने इंजरीज देखी हैं वो मोस्ट ये आर्थोपेडिक लाइक लेग फ्रैक्चर, नी या रिस्ट होता है या एल्बो होता है या लेग होती है, शोल्डर डिसलोकेशन, फीमर फ्रैक्चर, स्पाइनल, हेड इंजरीज। जो भी यहाँ पर इंजर्ड होता है तो इनको रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि अगर किसी को ये जो फ्रैक्चर होगा तो उसको फिर उस जगह से रेस्क्यू करना जहाँ पे कोई उसका एम्बुलेंस भी नहीं है, हेली एम्बुलेंस भी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। जो ही हम ड्राइव स्लेज को करते हैं तो अपने पेट्रोल बेस के सामने उसको हम टेक आउट करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से गंडोला के ज़रिए हम नीचे लेके जाते हैं फेज़ 1 में। हम ज़्यादातर डरते हैं उन स्कीयरों से जो एक्सट्रीम और बिगिनर्स होते हैं। जो एक्सट्रीम स्कीयर्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत तेज़ रफ्तार से स्कीइंग करते हैं। वो नहीं देखते हैं कि आगे पत्थर है, हैज़र्ड है, कुछ भी है। तो अगर वो लोग गिर जाते हैं तो वो हमारे लिए चैलेंज ही रहता है। अगर मोर देन 30 सेंटीमीटर्स यानी कि 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी ऊपर, फिर हमें एक्सप्लोजिव के लिए जाना पड़ता है। हम उसमें TNT भी, कभी हम TNT भी इस्तेमाल करते हैं, कभी पावर जेल भी इस्तेमाल करते हैं, हम डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ वायर इस्तेमाल करते हैं। हमें जो ख़तरा लगता है तो हमें सिर्फ एक चीज़ में लगता है कि जब हम एवलांच मिटिगेशन के लिए जाते, जब हम हर बंदा अप टू 10 kg बॉम्ब्स साथ लेके जाता है तो फिर एवलांच को ट्रिगर करना है, एवलांच को रिलीज़ करना है, तो उस वक्त हमें ख़तरा लगता है। पावर लाइन टीम 119। हमें पता है कि किस जगह पे ट्रिगर पॉइंट है कि एवलांच रिलीज़ करने के लिए, कि हम स्केरों के लिए पहाड़ एकदम हम सेव करते हैं अपना ग्रीन जोन। इसका जो एक रीजन है ग्रीन जोन जो है, हम उसी ग्रीन जोन को एवलांच ट्रिगर करते हैं। हम उसी को सेव करके स्कीयरों के लिए ये स्लोप ओपन करते हैं। इस एलिवेशन पे रहते हैं। फिज़िकली तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहते हैं, लेकिन जो हाई आल्टीट्यूड है इससे तो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। देखो, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे सुबह भी ब्लड प्रेशर का दवाई लेना पड़ता है और शाम को भी दवाई लेना पड़ता है। और इसमें नेचुरली एक ऐसा मसला भी होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये बढ़ जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो ही स्लेज ड्राइव करना होता है बहुत ज़ोर आता है अपनी नीज़ पे, या एकदम स्कीज से प्रेशर देना पड़ता है जब स्लेज को स्टॉप करना होता है। चैन उसके नीचे हम स्लेज को नीचे डालते हैं, उससे भी वो प्रेशर रिलीज़ होता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है ऊपर से नीचे लाने में। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, जो भी यहाँ पर इस सपोर्ट से मुंसलिक है, हम उनको एजुकेट करते हैं कि इस माउंटेन पे आपको कैसे
स्कीइंग या और कोई एक्टिविटीज़ करनी। हमने यही सीखा है कि जब भी आप स्कीइंग करेंगे तो अपने पार्टनर्स के साथ स्कीइंग करेंगे, सेफ स्कीइंग करेंगे। हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि जब भी आप स्कीइंग करेंगे यहाँ पर तो आप स्की पेट्रोल से एडवाइस ले लीजिए, जो हम हर रोज़ देते हैं उनको कि आपको कहाँ पर स्कीइंग करनी है और कैसे स्कीइंग करनी है। तो हमारी गुजारिश यही रहेगी कि बैक कंट्री में स्कीइंग के लिए ना जाए। सामीन, इसके साथ ही आज के साहिबीन का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी लीगल टीम के जरिए पैगाम में कहना है कि मैंने किसी को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में शामिल होने का इख्तियार नहीं दिया है। मैंने माजी में भी कभी कोई मुआहदा नहीं किया है और ना ही मैं अब इस पर बात करूंगा। एक्स पर बानी पीटीआई के नाम से मंसूब अकाउंट पर जारी होने वाले एक बयान में इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अगर मुझे कोई मुआहदा करने में दिलचस्पी होती तो मैं 2 साल पहले की जाने वाली पेशकश को कबूल कर लेता। एक ऐसी पेशकश जिसमें 2 साल की खामोशी के बदले कानूनी कार्रवाई से मुकम्मल इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई थी। मैंने उस वक्त इसे मुस्तरद कर दिया था और अब मैं इस तरह के किसी भी तसव्वुर को मुस्तरद करता हूँ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बैनुल-अक़वामी फास्ट फूड चेन्स के FC के खिलाफ पुरतशद्दुद हमलों के इल्ज़ाम में 170 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। खबर रसा इदारे रोटर्स के मुताबिक पाकिस्तान के बड़े शहरों जिनमें कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत दीगर शामिल हैं में पुलिस ने कम अज़ कम 11 ऐसे मुकदमात की तस्दीक की है जिनमें मुजाहिरीन ने डंडों से लेस होकर KFC की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर हमला किया और तोड़ फोड़ की। हुकाम के मुताबिक इन हमलों के इल्ज़ाम में कम अज़ कम 178 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कराची के इलाके प्रेडी स्ट्रीट पर अहमदियों की एक इबादतगाह के बाहर एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के तशद्दुद से एक अहमदी शहरी हलाक हो गया है। कराची के थाना सदर के SDPO मोहम्मद सफदर के मुताबिक इबादतगाह के बाहर होने वाले एहतजाज के दौरान अहमदी शहरी मुजाहिरीन के तशद्दुद से हलाक हुआ है। उनका कहना था कि इबादतगाह के बाहर किसने हंगामा आराई की और मकतूल पर किसने तशद्दुद किया, इस हवाले से FIR दर्ज करने के बाद तहकीकात की जाएंगी। दूसरी जानिब प्रेडी स्ट्रीट थाने में तैनात एक पुलिस एहलकार ने ZBC को बताया कि हलाक होने वाला शख्स इबादतगाह के बाहर मौजूद एहतजाजी मुजाहिरीन की वीडियो बना रहा था और उसी दौरान इस पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार का मजीद कहना था कि इबादतगाह के बाहर जमा होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 200 थी और वो शदीद नारेबाजी कर रहे थे। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.